से रिलेटेड कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो आइए इन क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सवाल है जी, ए सिंपल एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स। सिंपल भी है और एग्रीगेट भी है क्वांटिटी इंडेक्स। सिंपल है यानी कि इसका मतलब है ये वेटेड नहीं है, और एग्रीगेट है इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं जिनका इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इज़ यूज्ड टू मैयर द ओवरऑल चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट। ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की बात हो रही है और उसकी क्वांटिटी की बात हो रही है क्योंकि ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सबसे पहले ऑप्शन में हमें कोई गलती नज़र नहीं आई, तो अपने आप को श्योर करने के लिए ऑप्शन बी, सी और डी में से गलतियाँ तलाश करते हैं। ऑप्शन बी है मैयर्स द ओवरऑल चेंज इन प्राइसेस ऑफ ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो प्राइसेस नहीं होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, तो ये गलती है जी इसके अंदर, ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन सी देखते हैं, मैयर द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, एग्रीगेट का वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसलिए एक प्रोडक्ट नहीं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की बात हो रही होगी। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी की बात की है, मैयर द चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ ए प्रोडक्ट। तो प्राइसेस का वर्ड यहाँ पे भी आ गया है, और ए यानी कि ऑप्शन बी और सी में जो दो गलतियाँ थी उन दोनों को इकट्ठा करके उसने ऑप्शन डी में दोनों गलतियाँ इकट्ठी की हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर है डैट इज़ ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ द रेसिप्रोकल ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ओवर समथिंग, तो 1 ओवर CPI की बात कर रहा है। 1 ओवर CPI इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज, देन द रिजल्टिंग वैल्यू विल बी इक्वल टू परचेजिंग पावर ऑफ मनी। हमें पता है कि परचेजिंग पावर का फॉर्मूला क्या है, 1 ओवर CPI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। एन इंडेक्स ऑफ मशीन प्राइस हैज़ ईयर 1 एज बेस। किसी एक मशीन की प्राइस का इंडेक्स है जिसमें ईयर 1 बेस के तौर पे है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो मर्जी प्राइस हो, लेकिन जो इसका इंडेक्स नंबर होगा वो कितना होगा? 100 होगा। प्राइस मुझे नहीं अभी पता। आगे चलते हैं जी। विद इंडेक्स नंबर ऑफ 100, ना भी बताता तो उसने क्योंकि बेस ईयर का जिक्र किया हुआ था तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका इंडेक्स नंबर जो है वो 100 होगा। बाय द एंड ऑफ ईयर 9, 9 साल गुजर गए और हम लोग ईयर 9 पे हैं। द इंडेक्स हैज़ रिजन टू 180 पे इंडेक्स चला गया। एंड बाय द एंड ऑफ ईयर 14, और मज़ीद 5 साल के बाद ईयर 14 पे द इंडेक्स हैज़ रिटन बाय एन अदर 18 पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब होता है परसेंटेज, तो 18 पॉइंट्स मज़ीद इंक्रीज़ हो गया है और अब इंडेक्स 198% पे चला गया। राइट, तो इंडेक्स क्योंकि परसेंटेज में होता है तो हमें उसने ये इन्फॉर्मेशन अभी तक दी है। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन मशीन प्राइस बिटवीन ईयर 9 एंड 14। 9 से लेकर 14 के दरमियान में आपका परसेंटेज इंक्रीज कितना आया है? हम कहेंगे कि अगर हम इंक्रीज़ की बात करें तो 18% इंक्रीज़ आया है, लेकिन ये इंक्रीज़ है ईयर 1 के हिसाब से। अगर हमने 9 और 18 के दरमियान में इंक्रीज़ की बात करनी है तो हम लोग कहते हैं कि इंक्रीज़ परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज़ डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। जो स्टार्टिंग वैल्यू थी, ओल्ड वैल्यू नहीं, हम इसे कहते हैं कि जी स्टार्टिंग वैल्यू। तो इंक्रीज़ हमारा कितने यूनिट्स का हुआ था? 18 पॉइंट्स का, और स्टार्टिंग वैल्यू जो थी वो 180% थी। राइट, तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10% का। तो परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है बिटवीन दीज टू डेट्स वो है 10%, यानी कि हमने ईयर 9 को बेस रख के, ईयर 9 को 100 रख के आगे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया है। सही है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डैट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टेंट लिमिटेड यूज 3 ग्रेड ऑफ लेबर। 3 तरह के इनके पास लेबर है। द रेट पेड इन ईयर 1 एंड 4 एंड द एवरेज वीकली लेबर आवर्स इन ईयर 1 इज एज फॉलोज। उसने कहा है कि अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, ये 3 तरह की लेबर है। इनको ईयर 1 में हम 2 रुपये, 3 रुपये पर आवर और 4 रुपये पर आवर पे कर रहे हैं, और इसी लेबर को जो ईयर 2 में जब हमने पेमेंट करना शुरू की हैं तो 2.32, 3.60 और 4.40 की पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो है एवरेज वीकली लेबर आवर्स इन ईयर 1। तो ईयर 1 में लेबर कितनी यूज़ करते रहे हैं, तो हम इसे कह सकते हैं ये क्वांटिटी है, ईयर 1 की क्वांटिटी है, क्योंकि हम ईयर 1 को बेस ले रहे हैं। तो ये क्यू नॉट है, ये जो प्राइसेस हैं ये पी नॉट होंगी, और ये जो सेकंड ईयर की प्राइसेस हैं ये प्राइसेस ऑफ करंट ईयर होंगी, क्योंकि हम सेकंड ईयर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा जी, आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। द कंपनी विशेज टू कैलकुलेट ए वेटेड इंडेक्स। अच्छा जी, वेटेड इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वेटेड इंडेक्स आपको पता है 3 तरह के होते हैं, लेस पेयर, पाशी और फिशर। हमारे पास जो डाटा है इसको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि हम पाशी कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, हम इस डाटा में से सिर्फ और सिर्फ लेस पेयर ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वो सिर्फ ये कहता है कि वेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें तो फिर हम लोग यहाँ से लेस पेयर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे डाटा के अंदर उसने हमें हिंट दिया है कि सिर्फ लेस पेयर ही कैलकुलेट हो सकता है, आप सिर्फ लेस पेयर ही कैलकुलेट करेंगे। वैसे तो वो आपको स्पेसिफिकली बता देगा कि लेस पेयर कैलकुलेट करना है या फिशर कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी विशेज टू कैलकुलेट द वेटेड इंडेक्स फॉर ए प्राइस रिलेटिव फॉर द लेबर यूजिंग ईयर 1 एज बेस ईयर। ठीक है, द वेटिंग ऑफ द इंडेक्स इज टू बी बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनेट ऑफ टोटल वीकली वेजेस इन द ईयर 1। ओके, उसने ये नहीं कहा कि ईयर 1 की क्वांटिटीज़ को वेट लें, उसने एक अपने पास से वेट आइडेंटिफाई करके दिया है कि ये वाला वेट आपने कैलकुलेशन में यूज़ करना है। राइट, तो अगर ये वाली लाइन ना होती तो हम सिंपल इसका लेस पेयर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते। लेकिन अब क्योंकि उसने ये बात बता दी है और उसने वेट के बारे में स्पेसिफिकली मुझे कहा है कि प्रोपोर्शनेट ऑफ टोटल वीकली वेजेस,
टोटल वीकली वेजेस के कितने प्रोपोर्शन जो है वो स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड को लग रहा है, वो आपने वेट के तौर पे लेना है। तो हमें यहाँ पे वेट बनाना पड़ेगा। तो जो हमारी अगली कैलकुलेशन होगी वो होगी वेट की। अच्छा जी, वेट के बारे में उसने मुझे बताया है कि वेट क्या है। वेट है टोटल वीकली वेजेस इन ईयर 1। तो ईयर 1 में आपने 180 आवर्स अनस्किल्ड के यूज़ किए हर वीक में, और पर आवर 2 रुपये आप अनस्किल्ड लेबर को पे कर रहे थे। तो टोटल आपकी वीकली वेजेस अनस्किल्ड की कितनी हो गई हैं? 180 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 360 की आपकी वेजेस हैं। अच्छा, दूसरी है सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड में के 140 घंटे आपने यूज़ किए और उनको रेट देना था 3 रुपये पर घंटे का। तो जो दूसरा आपने जो पेमेंट की होगी वो सेमी स्किल्ड को 140 × 3 420 के हिसाब से पेमेंट की होगी। और फिर उसके बाद जो तीसरी पेमेंट आपने की होगी वो ईयर 1 पर आवर रेट 4 पे स्किल्ड वालों को, और उन्होंने 805 घंटे काम किया था। तो आप 805 मल्टीप्लाई बाई 4 विल बी इक्वल टू 3220। जब आप इनको सम करेंगे तो आपके पास टोटल जो पेमेंट आएगी वो आएगी 4000। तो क्या आपने इनको वेट रखना है? जी नहीं, आपने जो चीज़ वेट रखनी है वो इनका प्रोपोर्शनेट रखनी है। तो हम लोग जो वेट असाइन करेंगे, जो वेट कैलकुलेट करेंगे, वो बनेगा 360 डिवाइडेड बाय टोटल 4000 विच इज़ इक्वल टू 0.09, राइट। तो ये है जी आपका वेट जो आपने यहाँ पे असाइन करना। इसी तरह से आप सेमी स्किल्ड का भी वेट कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए सेमी स्किल्ड की जो टोटल कॉस्ट आई है वो है 420 रुपये। इसको हम डिवाइड करेंगे 4000 जो टोटल कॉस्ट है, और हमारे पास जो इसके लिए जो रेलेवेंट रिलेटिव निकलेगा, जो इसका प्राइस रिलेटिव निकलेगा, डैट विल बी इक्वल टू 0.105, राइट, 10.5%। सिमिलरली 3220 डिवाइडेड बाय 4000, तो ये मेरे पास निकलेगा जी 0.805। तो ये है जी वो आपके वेट्स जो आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। और आपको पता है कि जब हम वेट्स कैलकुलेट करके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसने पूछा तो नहीं है कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें, लेकिन फ़र्ज़ करेंगे अगर मैं आपको कहूँगा जी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके बताएं, जबकि वेट इस तरह से आपने बनाया है, तो उसका फार्मूला होगा प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। इससे मल्टीप्लाई करते होते थे हम लोग वेट को, आपको याद होगा। और लेस्पेयर ने कहा था कि वेट रख लें बेस ईयर की प्राइसेस, पाशी ने कहा था कि वेट रख लें करंट ईयर की प्राइसेस। और अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक वेट रख रहे हैं, जैसे कि इस सवाल वाले ने हमें कहा है कि आपने ये वाला वेट यूज़ करना है, आपने क्वांटिटीज़ यूज़ नहीं करनी, तो फिर ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जिसको हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद इनका सम करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंडेक्स नंबर आएगा। अच्छा जी, तो अब हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं अपने पास। इसी टेबल को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाई वेट कैलकुलेट करना है। तो करंट ईयर की प्राइसेस क्या आ रही हैं जी? करंट ईयर की प्राइसेस आ रही हैं 2.32, फिर क्या आ रही है जी 3.60, और फिर आ रही है जी 4.40। इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है वेट्स के साथ। वेट क्या है? 0.09, 0.105 और 0.805। तो जब ये मैं करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 0.2088, 0.378 एंड 3.542। जब इनको सम करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 4.1288। तो ये मेरा न्यूमिनेटर आ गया है। जो ऊपर लिखना है PC इंटू W, जो कि हमारा वेट है, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाई W। तो प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाई W कितना आ रहा है जी? 4.1288 डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई वेट। तो प्राइसेस ऑफ बेस ईयर को हमने वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो बेस ईयर की जो प्राइसेस हैं वो आपके पास क्या हैं? 2, 3 एंड 4। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 3 एंड 4, और उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है वेट के साथ। और वेट वही होगा जो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, 0.09, 0.105 एंड 0.805। जब मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.18। ये आएगा जी 0.315, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.22। जब हम इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3.715, राइट। तो हम लोग दोबारा वापस आते हैं अपने फॉर्मूला में, और जो दूसरा जो डिनोमिनेटर कैलकुलेट किया है वो लिखते हैं 3.715 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इंडेक्स नंबर निकलेगा 111.13%, राइट। तो ये हमारा इंडेक्स नंबर निकला है, जो कि कैसे निकला है? हमने वेट्स की जगह पे प्रोपोर्शनेट ऑफ टोटल वीकली वेजेस यूज़ किए हैं। वेट हमने वेट क्या बनाया है? प्रोपोर्शनेट ऑफ टोटल वीकली वेजेस को वेट बनाया है। तो ऐसे भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में ही बता दे कि आपने किस चीज़ को वेट के तौर पे कंसीडर करना है, और उसके बाद आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। अच्छा जी, इंडेक्स नंबर की तो रिक्वायरमेंट नहीं थी। सवाल अब पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? व्हाट परसेंटेज वेटिंग विल बी अप्लाइड टू अनस्किल्ड लेबर रेट इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स। तो अनस्किल्ड को आप क्या वेट असाइन करेंगे? देखिए, अनस्किल्ड का जो रिलेटिव है वो है 0.09। तो अगर ये परसेंटेज में पूछे तो मैं क्या कहूँगा? ये कितने परसेंट है जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 9% है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी।
अगला सवाल देखते हैं जी। ए कंपनी विशेज टू कंस्ट्रक्ट ए वेटेड इंडेक्स ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड इंडेक्स है, ठीक है जी, तो इसमें वेट भी होगा फॉर 3 कमोडिटीज एल एम एंड एन यूजिंग 1 एज बेस ईयर। तो 1 जो है वो बेस ईयर है, तो 1 ईयर की जो क्वांटिटीज़ होंगी ईयर 1, इसकी जो क्वांटिटीज़ होंगी मैं इसे क्यू नॉट कहूँगा, और ईयर 1 की जो प्राइसेस होंगी इसे मैं पी नॉट कहूँगा। अच्छा जी, वेट्स आर टू रिफ्लेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ईच कमोडिटी इन द बेस ईयर। हम किस चीज़ को वेट बनाएंगे, वही बात जो भी हमने ऊपर पढ़ी है कि हर एक कमोडिटी के ऊपर कितना एक्सपेंस हमने बेस ईयर में किया है, उस चीज़ को हम वेट बनाएंगे, राइट। तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। अच्छा, तो बेस ईयर की क्वांटिटी और प्राइसेस तो दी हुई हैं, बाकी जो वर्ड उसने यूज़ किया है वो वही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने अभी शेयर किया है। लेकिन एक चीज़ है कि उसने करंट ईयर की प्राइसेस नहीं दी, उसने ईयर 3 की प्राइसेस दी हैं, लेकिन एज परसेंटेज ऑफ ईयर 1 प्राइसेस दी हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि भाई ईयर 1 की प्राइसेस क्या हैं, एल के केस में 2 है, और ईयर 3 में एल की जो प्राइस है वो 102 नहीं है, वो बल्कि ईयर 1 की प्राइसेस का 102% है। अच्छा देखें, उसने लिखा हुआ है ईयर 3 प्राइसेस एज ए परसेंटेज ऑफ ईयर 1 प्राइसेस। तो ईयर 3 की प्राइसेस क्या हैं, वो परसेंटेज में हैं एज़ कम्पेयर टू ईयर 1 की प्राइसेस। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मुझे प्राइसेस ऑफ करंट ईयर कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर की प्राइसेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज के साथ। फॉर एग्जाम्पल बेस ईयर की प्राइस है 2, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा इसकी परसेंटेज के साथ, तो 0.102% से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 2.04, राइट। तो ये है जी 2.04 प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। अगली चीज़, 5 रुपये इसकी बेस ईयर की प्राइस है, और उसमें जो परसेंटेज चेंज आया है जो वो है जी 0.90 या 90%। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 4.5। और जब हम थर्ड ईयर की प्राइसेस कैलकुलेट करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 98%, तो वो कितना बनेगा जी 7.84। ले जनाब, हर साल की प्राइसेस भी आ गई हैं, और इन प्राइसेस को अब आप अपने फार्मूला में यूज़ करते हुए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ईजीली। हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है द एवरेज प्राइस दी है उसने ऑफ ए ग्रुप ऑफ 6 कमोडिटीज़। टोटल कमोडिटीज़ कितनी है, 6 कमोडिटीज़ है, जिनकी एवरेज प्राइस इन द बेस ईयर इज़ ₹30। उसने 30 ईयर की एवरेज प्राइस दी हुई है, उसने बेस ईयर की एवरेज प्राइस दी है विच इज़ 30। टोटल 6 कमोडिटीज़ हैं, और हर कमोडिटी की इंडिविजुअल प्राइस नहीं मुझे पता, लेकिन उसने प्राइसेस को सम करके 6 पे डिवाइड किया है, तो मुझे टोटल प्राइसेस का एवरेज पता चल गई है। द अनवेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स फॉर द ग्रुप फॉर द करंट ईयर इज़ 150। उसने कहा है कि इन कमोडिटीज़ का अनवेटेड, किसी भी वेट को यूज़ किए बगैर, एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स यानी कि 6 कमोडिटीज़ का कंबाइंड प्राइस इंडेक्स जो है वो 150 है। व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ इन द करंट ईयर। तो करंट ईयर की जो है ना वो प्राइसेस आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, उसने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि अनवेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स है। तो एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, समीशन प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ये इसने बताया है कि जब हमने ये निकाला था तो ये 150 आया था, लेकिन हमारे पास तो समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर भी नहीं है और सम ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर भी नहीं है। सिर्फ एक उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर इज़ ₹30। तो जो बेस ईयर है इनकी प्राइसेस की एवरेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मैं इसे पी नॉट बार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डैट इज इक्वल टू 30। तो अगर आपको मीन का फार्मूला याद हो तो वो क्या होता था, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको पता है कितनी है, 6 हैं, और मीन भी बताया हुआ उसने 3 है। तो यहाँ से मैं समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर कैलकुलेट कर सकता हूँ। सॉरी, समेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो सम ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर विल बी इक्वल टू 180। अच्छा जी, तो इस जो इक्वेशन है इसमें मेरे पास 180 आ गया, तो मैं 180
प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मेरे पास आ गई है, मैं इसको लिख लेता हूँ 180 नीचे, समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर अभी अननोन है, 100 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 150। तो क्या मैं यहाँ से समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 150 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 100, तो मेरे पास जो समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 270, समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। तो क्या उसने मुझसे प्राइसेस ऑफ करंट ईयर का सम पूछा था? जी नहीं, उसने तो मुझे करंट ईयर की प्राइसेस की एवरेज पूछी थी। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो बिल्कुल वैसे ही, एवरेज इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो समीशन एक्स आपको पता भी कितना आया है, 270 आया है, डिवाइडेड बाय 6। तो एवरेज ऑफ द प्राइसेस विल बी इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 45 रुपीज़। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर है दैट इज इक्वल टू 45 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन वैसे तो रियल और नॉमिनल वेजेस से रिलेटेड था, लेकिन वहाँ पे मिस हो गया था, तो मैं यहाँ पे अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखते हैं। उसने क्या जी, पर्सन रिसीव्स अ सैलरी ऑफ 120,000 इन द ईयर 2004। फॉर द ईयर 2007 द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज 185 एंड ही रिसीव्स अ सैलरी ऑफ 180। हाउ मच अमाउंट ही हैज़ गेन्ड और लॉस्ट? उसने कितना अमाउंट गेन या लॉस की है। अच्छा जी, तो उसने ईयर्स दिए हैं हमें। तो देखें कि जनाब हमारे पास इंडेक्स नंबर में कितना इंक्रीज़ आया है। इंडेक्स नंबर 100 से 185 हो गया है, यानी कि उसमें 85% का इंक्रीज़ आया है। तो अगर मेरे पास सैलरी हो 120,000 और मैं इसमें से इंक्रीज़ की बात करूं तो मुझे 1.85 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जितना मेरी इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ आया है उतना ही मेरी सैलरी में भी इंक्रीज़ आए। तो 120,000 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1.85 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा डैट इज़ इक्वल टू 220,000। तो अगर आज की बात हम लोग करें तो आज उसकी 2,20,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी सैलरी एक्चुअली में है कितनी, 180,000। तो इसका ये मतलब है कि वो कम पैसे ले रहा है। कितने कम पैसे ले रहा है? जी बिल्कुल ठीक है, वो 42,000 रुपीज़ कम ले रहा है। होने कितने चाहिए थे? 2,20,000 रुपये होने चाहिए थी उसकी सैलरी, लेकिन अब उसकी सैलरी कितनी है? 1,80,000 रुपये है जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्योंकि उसने CPI मुझे नहीं बताया हुआ 2004 का क्या था, तो मैं फिर नहीं कैलकुलेट कर सकता कि रियल वेजेस क्या थी और रियल वेजेस में क्या इफेक्ट था। और उसने ना ही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन रियल वेजेस की कोई बात ही की है। उसने कहा है कि मुझे नॉमिनल वेजेस में बताओ कि वो कितने गेन या लॉस में है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि इंडेक्स नंबर में 85% का इंक्रीज़ आया है, तो सैलरी में भी उतना ही इंक्रीज़ आना चाहिए था। और सैलरी में अगर उतना इंक्रीज़ आता तो कितने पैसे बनने थे? 2,20,000 रुपये, लेकिन अभी वो 1,80,000 रुपये ले रहा है। इसका मतलब ये है कि 42,000 के वो लॉस में है। ठीक है जी, ही हैज़ लॉस्ट 42,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी। पहले वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा था, अब उसको उतने पैसे भी नहीं मिलते जितने आज से 3 साल पहले 2004 में से मिलते थे, राइट। हालांकि 3 साल उसने काम भी किया है। तो ये चीज़ को ज़हन में रखते हुए लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट लगाना चाहिए कि एक तो उन्होंने काम भी किया, दूसरा इन्फ्लेशन भी हो गई है, तो काम करने का भी उसको प्रीमियम मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ हम लोग इन्फ्लेशन को कंपनसेट कर रहे हो, राइट। तो ये था जी हमारा चैप्टर, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो आप लोग करें, अगर इसमें आपको कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।